यह कहानी एक ऐसी विज्ञान फंतासी आपदा फिल्म की है जो 20 साल पहले रिलीज हुई थी। इसे जलवायु पर बनी सबसे कम आंकी गई भविष्यवाणी वाली फिल्म कहा जाता है। द डे आफ्टर टुमारो। आज 20 साल बाद जब सचमुच मेक्सिको की खाड़ी की गर्म समुद्री धारा ढहने के कगार पर है, तब हमें एहसास होता है कि यह फिल्म कितनी डरावनी और सच के करीब थी। इस साल फरवरी में ही सैकड़ों पर्यटक अंटार्कटिका में फंस गए थे। चरम मौसम की वजह से वे बाहर नहीं निकल पाए और उन्हें बचने के लिए 20-20 लाख रुपए तक चुकाने पड़े। लोगों ने इसे हकीकत वाला द डे आफ्टर टुमारो की कहा। सच तो यह है कि इंसान का हर लालच और हर लापरवाही धरती पर सोए हुए दैत्य को जगा सकती है। कहानी शुरू होती है अंटार्कटिका की बर्फीली जमीन से। नीले सफेद हिमनदों के बीच वैज्ञानिकों की एक टीम बर्फ के भीतर से नमूने इकट्ठा कर रही थी। तभी अचानक जमीन के नीचे की बर्फ कड़क आवाज करती है और मकड़ी के जाले जैसी दरारें चारों ओर फैल जाती हैं। वैज्ञानिक डॉड, जैक और उनके साथी तुरंत समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ है। बाहर जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि विशाल बर्फीला शेल्फ टूट रहा है। वह एक साथी मशीन के साथ फंस गया है। बिना सोचे समझे जैक दौड़कर उसकी जान बचाता है, लेकिन नमूना दूसरी ओर रह गया। जैक ने जान जोखिम में डालकर छलांग लगाई, नमूना उठाया और वापस आया। तभी पैरों के नीचे की बर्फ फिर धंसने लगी। वह गहराई में गिरने ही वाला था कि साथियों ने उसका हाथ पकड़कर ऊपर खींच लिया। यह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि प्रकृति की तरफ से सभ्यता के लिए पहला चेतावनी संकेत। जैक सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं था, बल्कि मानो एक भविष्यवक्ता था। उसने व्हाइट हाउस की जलवायु बैठक में पूरे आंकड़े और मॉडल पेश किए। उसने दिखाया कि ग्लोबल वार्मिंग से ध्रुवीय बर्फ पिघल रही है। इसका नतीजा यह होगा कि उत्तरी अटलांटिक की गर्म समुद्री धारा रुक जाएगी और इससे पूरी पृथ्वी का जलवायु तंत्र टूट जाएगा। उत्तरी गोलार्ध में तापमान अचानक गिर जाएगा और धरती नए हिमयुग में चली जाएगी। लेकिन नेताओं ने उसे नजरअंदाज कर दिया। उपराष्ट्रपति ने कहा, अर्थव्यवस्था पहले से ही कमजोर है, हम कुछ नहीं कर सकते। जैक और उसकी टीम की जान पर खेलकर जुटाई गई जानकारी उनके लिए बस एक बेकार कागज थी। कुछ ही दिनों बाद उसका डरावना सच दुनिया के सामने आने लगा। सबसे पहले हमला हुआ जापान पर। टोक्यो की सड़कों पर अचानक आसमान से मुक्के जितने बड़े बड़े ओले गिरने लगे। शीशे की इमारतें टूट गईं। लोग सिर बचाते इधर उधर भागने लगे। हर ओला मौत की तरह बरस रहा था। जापान में यह तबाही थमी भी नहीं थी कि अमेरिका के लॉस एंजेलिस में काले बादलों से टॉर्नेडो निकलने लगे। अलग अलग दिशाओं से उठे बवंडर आपस में मिलकर 1 किलोमीटर से बड़ा महाचक्रवात बना लेते हैं। हॉलीवुड का प्रसिद्ध साइन बोर्ड फटकर बिखर गया। 2 टॉर्नेडो मिलकर और भी बड़ा बवंडर बने और लॉस एंजेलिस हवाई अड्डे को चीरते हुए आगे बढ़ गए। कारें, बसें, विज्ञापन बोर्ड सब उड़ गए। कंक्रीट और लोहे की बनी इमारतें भी पल भर में मलबे में बदल गईं। जब पहली लहर की तबाही थमी तो सरकार ने आपातकालीन बैठक बुलाई। किसी ने कहा यह सूरज की वजह से है, लेकिन नासा ने तुरंत जवाब दिया, सूरज सामान्य है। सिर्फ जैक ही था जो कह रहा था, यह वही है जिसका मैंने अंदेशा जताया था। उत्तरी अटलांटिक की गर्म धारा बदल चुकी है और यह तो बस शुरुआत है। नासा के वैज्ञानिकों ने एक कंप्यूटर सिमुलेशन किया। उसका परिणाम देखकर जैक के भी हाथ पांव फूल गए। उसने सोचा था कि अभी समय है, लेकिन अब सिर्फ कुछ ही हफ्ते बचे थे। नतीजे साफ थे। कुछ ही दिनों में पूरी धरती महातूफानों की चपेट में होगी। जैक ने उपराष्ट्रपति से कहा, तुरंत नागरिकों को सुरक्षित जगह पहुंचाइए, अब सिर्फ हफ्तों का समय बचा है। लेकिन उपराष्ट्रपति ने फिर भी हंसकर कहा, तुम डर फैलाते हो। इस बीच ब्रिटेन में सेना के 3 हेलीकॉप्टर एक तूफान में फंस गए। बाहर बर्फीला तूफान, भीतर तापमान इतनी तेजी से गिरा कि ईंधन की नलियां जम गईं। हेलीकॉप्टर के पंख भी बर्फ से जाम हो गए। एक एक कर तीनों हेलीकॉप्टर आसमान से गिरे। पायलट ठंड में पलक झपकते ही बर्फ के पुतले बन गए। यह खबर सब जगह फैल गई। वैज्ञानिकों ने नए मॉडल बनाए। उन्होंने देखा कि तूफानों की आंखें ठंडी हवा को ऊपरी परत से नीचे खींच रही थी और उनकी गति इतनी भयानक थी कि पूरा उत्तरी गोलार्ध 1 हफ्ते के भीतर बर्फ में दब जाएगा। इसी समय न्यूयॉर्क में भी कहर बरपा। जैक का बेटा सैम अपनी दोस्त लॉरा के साथ प्रतियोगिता में भाग लेने गया था। वहाँ कई दिन लगातार मूसलधार बारिश हुई। समुद्र का पानी नालियों और मेट्रो सुरंगों से उल्टा फूटकर बाहर आने लगा। पूरा शहर डूबने लगा। समुद्र से एक सुनामी उठी। 100 मीटर ऊंची दीवार जैसी लहरें न्यूयॉर्क पर गिरी। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी तक डूब गई। इमारतें बह गईं। सैम और उसके दोस्त किसी तरह भागकर लाइब्रेरी में छिपे। वहीं से सैम ने फोन पर अपने पिता से बात की। जैक ने कहा, बाहर मत निकलना, अब बर्फीली मौत आने वाली है। जो कुछ भी जल सकता है उसे इकट्ठा करो, आग जलाओ और वहीं रहो, मैं आऊंगा तुम्हें लेने। न्यूयॉर्क कुछ घंटों में ही बर्फ की कब्रगाह बन गया। सड़क पर जहाज तैरकर आ गए। पानी जमकर मोटी बर्फ बन गया। तापमान इतना नीचे गिर गया कि हर चीज ठोस बर्फ में बदल गई। कुछ लोग लाइब्रेरी छोड़कर भागे, लेकिन बाहर निकलते ही सब मौत के हवाले हो गए। लॉरा बीमार हो गई। उसके घाव में संक्रमण था। अगर दवा न मिलती तो वह मर जाती। सैम ने जोखिम उठाकर डूबे हुए जहाज में घुसकर दवाइयां और खाना निकाला, लेकिन वहां भूखे भेड़िए घात लगाए बैठे थे। भयंकर संघर्ष के बाद किसी तरह वे बचकर लौटे। इस बीच जैक भी अपने साथियों के साथ बर्फ में रास्ता बनाते हुए न्यूयॉर्क
न्यूयॉर्क की ओर बढ़ रहा था। रास्ते में एक साथी की जान चली गई। आखिरकार जैक और उसका एक दोस्त बर्फ से ढके न्यूयॉर्क पहुंचे। उन्होंने बर्फ से ढंकी लाइब्रेरी खोजी। बहुत ढूंढने पर एक कमरे में रोशनी मिली। दरवाजा खोला तो अंदर बचे हुए लोग आग के पास बैठे थे। उनमें जैक का बेटा सैम भी था। पिता पुत्र गले मिले। जैक ने अपना वादा निभा दिया। उसने अपने बेटे और उसके दोस्तों की जान बचाई। बचाव दल हेलीकॉप्टरों से पहुंचा। उपराष्ट्रपति ने पहली बार माना कि सरकार ने गलती की थी। उन्होंने लोगों से कहा, हमने विज्ञान को नजरअंदाज किया, अब हम सीखेंगे। आसमान साफ हुआ। सूरज की किरणें बर्फ पर पड़ी, लेकिन पूरा उत्तरी गोलार्ध अब सफेद बर्फ में डूबा था। दुनिया का चेहरा बदल चुका था। यह फिल्म सिर्फ एक आपदा कहानी नहीं है, यह इंसानियत को चेतावनी है। अगर हमने प्रकृति का संतुलन न समझा, किसी दिन सच बन जाएगा।